सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने अल्टरनेटर के केस को डिस्कस किया, फेजर डायग्राम का, जो कि जब एक्साइटेशन कांस्टेंट है एंड किलोवाट एक्साइटेशन जब चेंज कर रहे हैं और किलोवाट आउटपुट रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है, उस पर्टिकुलर केस में फेजर किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है अल्टरनेटर के केस में। एंड जब किलोवाट आउटपुट चेंज हो रहा है, एक्साइटेशन कांस्टेंट है, उस समय फेजर्स कैसे वेरी कर रहे हैं, पावर फैक्टर कैसे चेंज हो रहा है, एक्साइटेशन कैसे चेंज हो रहा है, उसके बारे में बात किया। राइट, डेल्टा की वैल्यू पे क्या इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। सिमिलरली दोनों केसेस हम लोगों को सिंक्रोनस मोटर के बारे में भी डिस्कस करना है। तो आज के सेशन में हम लोग सिंक्रोनस मोटर में जब किलोवाट आउटपुट रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है एंड फील्ड करंट एक्साइटेशन चेंज कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो को एनालाइज करते हैं और डिफरेंट फेजर इस केस में कैसे चेंज होंगे वो एनालिसिस करते हैं। हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड RRBJ 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गेट एकेडमी का कोर्स CBT 1 499 में अवेलेबल है। CBT 1 एंड CBT 2 अगर दोनों के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप 777 में कोर्स को इजीली अवेल कर सकते हैं। और जिस डेट पे आप ये कोर्स अवेल करते हैं, एनरोल करते हैं, वो इमीडिएटली उसी सेम डेट पे आप लोगों को जितने भी वीडियोस और जितने भी ऑफिशियल सिलेबस में CBT 1 और CBT 2 के सब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे वीडियोस रेडीमेड बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको किसी भी तरीके की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने स्टडी को आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। गेट 2024 एंड 2026 गेट 2025 6 एंड 27 के एस्पिरेंट्स जो हैं, वो गेट एकेडमी का कोर्स 2,222 में गेट 2025 के लिए, और गेट 2026 के लिए 4,444 रुपीज़ में। गेट 2027 के एस्पिरेंट्स जो हैं वो 6,666 रुपीज़ में कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं कोर्सेज में। एंड 2026 एंड 2027 के कैंडिडेट्स जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए फ्री स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स विद गेट 2026 एंड 2027 कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेस हैं, जैसे कि RRB JEE SSC JEE 777 में अवेलेबल है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जो है वो 777 में अवेलेबल है। ऑल स्टेट AE JEE एग्जामिनेशन के जो कोर्सेस हैं 777 में अवेलेबल हैं। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में अवेलेबल है। ESE नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ICT, एनवायरमेंटल साइंस, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें आप लोगों को 777 में प्रोवाइड की जाएंगी। जितने भी नॉन टेक्निकल सिलेबस में इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंशन ऑफिशियल सिलेबस में सब्जेक्ट्स हैं। एंड गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। उसके लिए आप गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जैसे कि केवल और केवल नेटवर्क आपको चाहिए, या फिर केवल और केवल इलेक्ट्रिकल मशीन चाहिए, सिर्फ पावर सिस्टम चाहिए, या सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, या फिर कॉम्बिनेशंस में चाहिए, तो उसके लिए भी आप गेट एकेडमी का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। राइट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि गेट 2025 के लिए डिजाइंड है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 28 टेस्ट टॉपिक वाइज हैं एंड 12 टेस्ट बेसिक लेवल के सब्जेक्ट वाइज हैं। एडवांस लेवल के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 12 हैं एंड मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 है एंड टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। तो इनमें चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। 76 टेस्ट आपको एग्जैक्टली मेन गेट है ऑफिशियल पेपर का रेप्लिका प्रोवाइड करेंगे, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे, और इसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। गेट एकेडमी का जो एप्टीट्यूड बुक है उसका QR कोड आपको दिया हुआ है। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड बुक तक पहुंच जाएंगे। एंड प्राइस है इसका 222 प्लस GST अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। एंड इस बुक में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर 15 ईयर्स के गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एप्टीट्यूड का फुल कॉम्बिनेशन आपको गेट एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है। ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने जनरेटर के बारे में बात किया था। आज के सेशन में हम लोग सिंक्रोनस मोटर के बारे में बात करते हैं और केसेस को एनालाइज करते हैं, राइट। तो सिंक्रोनस मोटर जैसा कि इक्विवेलेंट सर्किट आपके स्क्रीन के सामने देखने के लिए मिल रहा है। फील्ड करंट एक्साइटेशन वेरी, आज का केस जो है वो होने वाला है फील्ड करंट एक्साइटेशन वेरी कर रहा है एंड किलोवाट आउटपुट इज मेंटेन्ड कांस्टेंट है। मतलब कि जो मैकेनिकल पावर डिलीवरी हो रही है सिंक्रोनस मोटर से, ये मेंटेन्ड कांस्टेंट है, ये मेंटेन्ड कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है किलोवाट आउटपुट रिक्वायरमेंट में। आप केवल और केवल क्या वेरी कर रहे हैं, फील्ड करंट एक्साइटेशन वेरी कर रहे हैं। तो जैसे कि प्रीवियस सेशन से आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि ई एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाइव, स्पीड ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाइड विथ फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स लाइंस, राइट। आई एफ वेरी करेगा तो अभी तो आपको यहाँ पे फाइव एफ वेरी करेगा, फील्ड फ्लक्स लाइंस वेरी करेंगी, राइट। तो स्पीड आप लोगों को पता है कि सिंक्रोनस मशीन में नो लोड से फुल लोड तक कांस्टेंट होती है। एंड फील्ड करंट एक्साइटेशन आप क्या कर रहे हैं, फील्ड करंट एक्साइटेशन वेरी कर रहे हैं, जिससे फाइव एफ वेरी करेगा एंड फाइव वेरी करेगा, तो मतलब कि इंटरनल इंड्यूस वोल्टेजेस ई एफ वेरी करेंगे। ये आपने डिटेल सेशन में पढ़ा होगा और आपको प्रीवियस सेशन में अगर आप जाते हैं तो इसकी अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, राइट। तो चलिए आज का ये केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फील्ड करंट एक्साइटेशन वेरी कर रहे हैं, किलोवाट आउटपुट इज मेंटेन कांस्टेंट है। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या क्या केसेस, कैसे फेजर वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। तो पावर का एक्सप्रेशन जैसा कि आप लोगों को मालूम है, दो तरीके से पावर को एक्सप्रेस किया जा सकता है। पावर कैन बी रिटन एज वी टी आई ए कॉस फाइव, वी टी आई ए कॉस फाइव, and power can also be written as EFVT upon XS sin डेल्टा, राइट। तो यहाँ पे क्या मेंशन है कि किलोवाट आउटपुट रिक्वायरमेंट क्या है, कांस्टेंट, मतलब कि पावर यहाँ पे कांस्टेंट है, पावर यहाँ पे कांस्टेंट है। और VT क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज। और जो भी सिंक्रोनस मशीन है वो अगर इन्फिनाइट ग्रिड सिंक्रोनस मोटर, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं वो ग्रिड कनेक्टेड सिंक्रोनस मोटर के बारे में बात कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जनरल केसेस में भी कोई भी मोटर ग्रिड से ही कनेक्टेड रहता है, चाहे वो आपके घर के वॉल आउटलेट में कनेक्टेड है, घर के प्लग पिन में कनेक्टेड है कोई भी मोटर, लेकिन वो वॉल आउटलेट में पावर कहाँ से आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर से। पावर ट्रांसफार्मर किससे कनेक्टेड है, किसी और दूसरे सब स्टेशन के लार्ज पावर ट्रांसफार्मर से। पावर ट्रांसफार्मर किससे कनेक्टेड है, देन आपके नेशनल ग्रिड से। तो ऑब्वियस सी बात है आपका सिंक्रोनस मोटर किससे कनेक्टेड हुआ, नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड हुआ। तो नेशनल ग्रिड का वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे भी वीटी कांस्टेंट देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे इस कंक्लूजन से हम लोगों को ये पता चलता है कि आई ए कॉस फाइव का जो प्रोडक्ट रहेगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड यहाँ से हम लोगों को ये कंक्लूजन मिल रहा है ई एफ साइन डेल्टा का जो एक्सप्रेशन है वो भी कांस्टेंट रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, राइट। तो ये दोनों कंक्लूजन यहाँ से हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अब इसी के बेसिस पे हम लोगों को फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वीटी के रेस्पेक्ट में ई एफ जो होता है वो डेल्टा एंगल से लैग करता है इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस जनरेटर में क्या होता है, ई एफ जो होता है वो वीटी से डेल्टा एंगल से लीड करता है इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर ई एफ लैग्स वीटी बाय एन एंगल डेल्टा, डेल्टा एंगल से लैग करता है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि इनिशियली हम लोगों ने वीटी ड्रॉ करना है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है सबसे पहले रेफरेंस फेजर जो कि क्या होता है, वीटी होता है। ड्रॉ करते हैं वीटी।
ये हम लोगों ने वीटी ड्रॉ कर दिया, राइट। और वीटी से होता हुआ एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द रेफरेंस एक्सिस। आइए, एज ऑफ नाउ आपका मोटर जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं जब हम लोग, तो कौन से पावर फैक्टर पे ऑपरेटेड है। लेट सपोज, लेट सिंक्रोनस मोटर एज ऑफ नाउ ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर, पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है। तो इस वीटी के रेस्पेक्ट में लैगिंग करंट किधर होगा, रेफरेंस फेजर क्या है वीटी, ऑब्जर्वर को बैठाइए वीटी की तरफ फेसिंग कराइए, तो राइट साइड लैगिंग पोजीशन होगा, लेफ्ट साइड लीडिंग पोजीशन होगा। तो लीडिंग करंट हम लोगों को चाहिए तो किधर ड्रॉ करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड, वीटी के लेफ्ट साइड में। तो ड्रॉ कर लेते हैं, आइए। दिस इज आइए, राइट, आई ए। और वीटी और आईए के बीच का जो एंगल है वो फाई से रिप्रेजेंट कर रहा है, और आईए वीटी से लीड कर रहा है ऑफ सम एंगल फाई, एज पर द पावर फैक्टर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। अब आईए जब यहाँ पे है तो जे आईए एक्सिस कहाँ पे होगा, इसी एक्सिस पे होगा। और आप लोगों को पता है फेजर डायग्राम के थ्रू और इक्विवेलेंट सर्किट में भी हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है कि वीटी और ई एफ के जो बीच का ड्रॉप होता है उसको हम लोग कहते हैं आईए एक्सिस ड्रॉप। आईए एक्सिस कौन से एक्सिस में होगा, आईए से होता हुआ वीटी के थ्रू जाएगा, एंड आईए एक्सेस यहाँ पे कहीं पे होगा। और आपको पता है कि ईएफ किधर होगा, ईएफ वीटी से सिंक्रोनस मोटर में लैग करता है कि लीड करता है, ऑब्वियस सी बात है, ईएफ वीटी से लैग करता है इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो लेट मी ड्रॉ द ईएफ, ईएफ यहाँ से चालू करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। चाहे तो थोड़ा इधर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, लेट मी ड्रॉ हियर दिस वन। तो ये क्या है आपका ई एफ, दिस इज ई एफ। और वीटी और ई एफ के बीच का जो ड्रॉप होता है उसको हम लोगों को पता है, उसको क्या कहते हैं, आई ए एक्सेस ड्रॉप। दिस वन इज, दिस ड्रॉप इज आई ए एक्सेस ड्रॉप, आई ए एक्सेस ड्रॉप, राइट। तो आइए, रेफरेंस एक्सिस से एंगल फाई बना रहा था, तो ये भी एक रेफरेंस एक्सिस है, इससे ये जो एंगल यहाँ पे भी आइए है ना, तो यही फाई यहाँ पे होगा। मतलब आइए के जितने भी कंक्लूजन है इस आइए एक्सिस से हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे अगेन एंड अगेन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है जिससे फेजर और कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये। एंड लेट मी इरेज दिस एंड ट्राई टू शिफ्ट दिस।
राइट, नाउ इट इज ओके कि ईएफ हमारे पास अब सफिशिएंट स्पेस है फेजर ड्रॉ करने के लिए। तो ये वाला जो एक्सिस होगा, ये कौन सा एक्सिस होगा? वीटी और ईएफ के बीच में एंगल कितना होता है? डेल्टा, क्योंकि ईएफ वीटी से डेल्टा एंगल से लैग करता है इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ये वाला जो स्पेस होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? ई एफ साइन डेल्टा। क्योंकि इस वाले कंपोनेंट को क्या कहेंगे? इसके साथ, इस वर्टिकल कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा है ना ई एफ डेल्टा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा? साइन डेल्टा के टर्म्स में आएगा। तो ई एफ साइन डेल्टा ये होगा, और ये क्या है? फिक्स्ड है, क्योंकि किलोवाट आउटपुट रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है। अगर आप इसको इस डायरेक्शन में, इसके बाहर जाते हैं फेजर्स को लेके, तो ये रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीजिंग किलोवाट आउटपुट, किलोवाट आउटपुट। और इस वाली लाइन के अंदर में ही ड्रॉ करते हैं तो वो नॉर्मल ई एफ साइन डेल्टा फिक्स रिप्रेजेंट करेगा, मतलब किलोवाट आउटपुट रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है। राइट, और बहुत ज़्यादा अंदर अगर ड्रॉ करते हैं, इस रेफरेंस एक्सिस पे ना ड्रॉ करके अंदर ड्रॉ करते हैं, तो वो रेड्यूस्ड एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट, सॉरी, रेड्यूस्ड किलोवाट आउटपुट रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। राइट, नेक्स्ट सेकंड केस हम लोग ड्रॉ करते हैं कि एक्साइटेशन सपोज करिए हम लोग रेड्यूस कर देते हैं वाइल मेंटेनिंग ई एफ साइन डेल्टा और किलोवाट आउटपुट कांस्टेंट। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में फेजर कहाँ पे ड्रॉ होंगे कि ई एफ एक्साइटेशन अगर हम लोग रेड्यूस करते हैं तो इसी एक्सिस में रेड्यूस होगा, इस एक्सिस के ना तो उधर जा सकता है ना तो अंदर आ सकता है, इसी एक्सिस पे ड्रॉ होगा, रेफरेंस एक्सिस पे। राइट, इस रेफरेंस एक्सिस पे वर्टिकल वाले। और वीटी और ईएफ के बीच का जो ड्रॉप होता है वो हम लोगों को मालूम है कि उस ड्रॉप को हम लोग कहते हैं आईए एक्सेस ड्रॉप, आईए एक्सेस ड्रॉप। दिस वन इज आईए एक्सेस ड्रॉप, दिस वन इज ई एफ डैश, एंड दिस ड्रॉप इज रेड कलर के पेन से जो रिप्रेजेंटेटेड है आईए डैश एक्सेस ड्रॉप। और डेल्टा क्या हो गया? डेल्टा सेकंड केस में इंक्रीज हो गया, इसको डेल्टा डैश से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। राइट, अब एक्साइटेशन आप फर्दर अगर रेड्यूस करते हैं वाइल मेंटेनिंग कांस्टेंट किलोवाट आउटपुट, मतलब ई एफ साइन डेल्टा कांस्टेंट है, ई एफ साइन डेल्टा से ना तो उधर जा सकता है ना तो इधर आ सकता है। क्यों? क्योंकि किलोवाट आउटपुट रिक्वायरमेंट कांस्टेंट लिया हुआ है हम लोगों ने। तो ई एफ कहाँ पे ड्रॉ करेंगे अगर एक्साइटेशन रेड्यूस कर रहे हैं फर्दर? तो ई एफ हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, तो इस वाले ई एफ को ई एफ डबल डैश कह सकते हैं हम लोग। और वीटी यहाँ पे है, वीटी तो फिक्स है ना, वीटी कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो इन्फानाइट बस का वोल्टेज है। तो वीटी और ई एफ डबल डैश के बीच का जो ड्रॉप होगा वो आई ए डैश एक्सेस ड्रॉप होगा, आई ए डैश एक्सेस ड्रॉप। इस ड्रॉप को हम लोग कहेंगे आई ए डैश एक्सेस ड्रॉप, सॉरी आई ए डबल डैश एक्सेस ड्रॉप। और इस रेफरेंस एक्सिस से ये इधर जा रहा है, मतलब कि लैग कर रहा है ऑफ एंगल फाइव डबल डैश, फाइव डबल डैश। राइट, और रेड वाले कलर के पेन से अगर हम लोग एंगल रिप्रेजेंट करें तो फाइव डैश इज इक्वल टू क्या है? जीरो, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने फेजर ड्रॉ कर लिया सिंक्रोनस मोटर के केस में। अब अगर हम लोग बात करें कि क्यू का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर बात करें हम लोग, तो क्यू इनपुट इज इक्वल टू वीटी अपॉन एक्सेस वीटी माइनस ई एफ साइन डेल्टा, ई एफ कॉस डेल्टा।
जस्ट अ सेकेंड। ई एफ कॉस डेल्टा, राइट। तो ये एक्सप्रेशन होता है। तो इस वाले रीजन में बताइएगा कि ई एफ कॉस डेल्टा वी टी से बड़ा है कि छोटा है। ई एफ यहाँ पे है और ये वर्टिकल एक्सिस से डेल्टा एंगल बना रहा है, मतलब वर्टिकल एक्सिस में रिजोल्व करेंगे तो ई एफ कॉस डेल्टा होगा जो कि वी टी से बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ई एफ कॉस डेल्टा इज ग्रेटर देन वी टी, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से, क्यू की वैल्यू आएगी नेगेटिव में, क्यू आएगा नेगेटिव में, राइट। क्यू आएगा नेगेटिव में। एंड यहाँ पे क्या आएगा, ई एफ कॉस डेल्टा इज इक्वल टू वी टी आएगा, मतलब Q की वैल्यू क्या होगी, Q इज इक्वल टू 0 होगा, ना तो रिएक्टिव पावर देगा ना तो एब्जॉर्व करेगा। यहाँ पे क्या होगा, ई एफ कॉस डेल्टा, ये ग्रीन कलर के पेन से, ई एफ कॉस डेल्टा की वैल्यू वीटी से छोटी होगी, वीटी बड़ा होगा, तो ये ओवरऑल जो क्यू इनपुट है, क्यू इनपुट और क्यू इनपुट, और यहाँ पे भी क्यू इनपुट क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, क्योंकि वीटी बड़ा है, ई एफ कॉस डेल्टा छोटा देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और चाहे तो आप क्यू आउटपुट के टर्म्स में भी कर सकते हैं। लेट मी राइट क्यू आउटपुट इज इक्वल टू वी टी अपॉन एक्सेस ई एफ कॉस डेल्टा माइनस वी टी, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ई एफ कॉस डेल्टा वी टी से बड़ा है तो क्यू आउटपुट, लेट मी रेज दिस, क्यू आउटपुट के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर लेते हैं जिससे इजी रहे, क्योंकि जनरेटर को हम लोगों ने क्यू आउटपुट के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया था, राइट। इसीलिए क्यू इनपुट नहीं, क्यू आउटपुट के रेस्पेक्ट में नॉर्मल कंक्लूजन हम लोगों को मिल जाएगा। नाउ लेट मी राइट हियर क्यू आउटपुट, ये क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव, क्योंकि एफ कॉस डेल्टा वीटी से बड़ा है। यहाँ पे क्या मिलेगा, क्यू आउटपुट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या मिलेगा, क्यू आउटपुट, क्योंकि एफ कॉस डेल्टा वीटी से छोटा है, वीटी बड़ा है, तो ये क्यू आउटपुट नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओवर एक्साइटेशन को, क्यू आउटपुट अगर पॉजिटिव है तो ओवर एक्साइटेशन, यहाँ पे मशीन ओवर एक्साइटेड रहेगी। यहाँ पे इस रेफरेंस रेड वाली एक्सिस जो है वो नॉर्मल एक्साइटेशन को ना तो रिएक्टिव पावर दे रही है ना तो एब्जॉर्व कर रही है। यहाँ पे क्या होगा, इस वाले रीजन में अंडर एक्साइटेशन होगा, अंडर एक्साइटेशन, मशीन अंडर एक्साइटेड होगी और रिएक्टिव पावर एब्जॉर्व कर रही है, इस वाले रीजन में डिलीवर कर रही है, और यहाँ वाले रीजन में, इस वाले रेफरेंस एक्सिस पे क्यू आउटपुट 0 है, मतलब नॉर्मल एक्साइटेशन पे वर्क कर रही है। पावर फैक्टर के बारे में बात करें, ये आपकी रेफरेंस एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस से में ऑब्जर्वर को बैठाइए, रेफरेंस एक्सिस की तरफ फेसिंग कराइए, तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये वाला साइड कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब कि यहाँ पे पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग, लीडिंग पावर फैक्टर, और यहाँ पे इसके नीचे इधर क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर रीजन, और यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस पे क्या होगा,
यहाँ पे पावर फैक्टर यूनिटी होगा, यूनिटी। तो आशा करते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, और ये केस सिंक्रोनस मोटर का हम लोगों ने ड्रॉ किया और अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर चुके हैं। किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है। जनरेटर का जस्ट अपोजिट है, जनरेटर में सारी चीजें ईएफ की इस तरफ रहती थी और मोटर के केस में राइट साइड में लाई कर रही हैं, और बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है। पावर फैक्टर के बारे सॉरी डेल्टा एंगल के बारे में बात करें कि सिंक्रोनस मोटर है, कांस्टेंट किलोवाट आउटपुट रिक्वायरमेंट है, एंड एक्साइटेशन अगर हम लोग रेड्यूस करते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर एज ऑफ नाउ लीडिंग ऑपरेटेड पावर फैक्टर पे है, एक्साइटेशन अगर हम लोग रेड्यूस करते हैं तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज देखने के लिए मिल रही है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसमें रिएक्टिव पावर भी है, ओवर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन भी है, लैगिंग लीडिंग पावर फैक्टर भी है, यूनिटी पावर फैक्टर भी है, सारी चीजें हैं। सिंक्रोनस मशीन का ये डिस्कशन कंप्लीट होता है। आइए कॉस फाई अगर आपको कोई पूछे आइए कॉस फाई कहाँ पे है, तो आप कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि यहाँ पे एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करिए। तो ये वाला जो फेजर लेंथ है ये आपके आई ए कॉस फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई ए कॉस फाई, जो कि कांस्टेंट है। मतलब कि इसका कहने का मतलब है पावर क्या है, वो कांस्टेंट है। ई एफ साइन डेल्टा क्या है, ई एफ साइन डेल्टा भी कांस्टेंट है तीनों केसेस में, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पावर क्या है, आपका कांस्टेंट है, पावर आपका कांस्टेंट है। और आइए कॉस फाई का कंक्लूजन आप यहां से भी ले सकते हैं, दिस फेजर लेंथ, ये जो फेजर लेंथ है वही आइए कॉस फाई भी हो सकता है, क्योंकि आइए यहाँ पे भी है और आइए यहाँ पे भी है। आइए यहाँ पे है जब, तो आइए एक्सिस को छोड़ दीजिए ना, केवल कंक्लूजन लेना है ना हम लोगों को। तो आइए कॉस फाई इस एक्सिस को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये लेंथ कितना देखने के लिए मिलेगा, इतना, जो कि किसके बराबर है, ई एफ साइन डेल्टा के बराबर। सिमिलरली आइए डबल डैश एक्सेस यहाँ पे है, तो यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल में, तो ये लेंथ कितना आएगा, इतना ही आएगा, जो कि ई एफ साइन डेल्टा के बराबर है, मतलब पावर क्या है, कांस्टेंट है तीनों केसेस में। तो ये सिंक्रोनस मोटर के केस में सारा सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कशन किया, और किसी भी तरीके का कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए आपको। इसी से रिलेटेड है वी एन इन्वर्टेड वी कैरेक्टरिस्टिक, तो एक केस और बचा हुआ है, वो डिस्कस करने के बाद हम लोग वी और इन्वर्टेड वी कैरेक्टरिस्टिक इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसमें कुछ है नहीं। अगर फेजर समझ में आ गया आपको तो वी और इन्वर्टेड वी कैरेक्टरिस्टिक में कुछ नहीं है। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, सारी अंडरस्टैंडिंग आप लोग बिल्डअप कर चुके हैं। और सेशन अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू